कहा जाता है कि वाटर इज़ अ न्यू ऑयल। इसका मतलब ये है कि जिस तरह किसी ज़माने में ऑयल के बारे में ममालिक जंग भी क्या करते थे, एक दूसरे के ऑयल के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई भी करते थे, उस पर कब्ज़ा भी कर लिया करते थे, उसको यूटिलाइज़ भी करते थे, ये छीन लिया करते थे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जंगें, वो सारी पावर जो है वो अब वाटर के साथ कनेक्ट हो गई है। अब आज के ज़माने में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वो बहुत प्रेशियस है, और फ्यूचर में आने वाली जो जंगें जो हैं उसको हम हाइड्रो वॉर से कनेक्ट कर देते हैं, यानी पानी के ऊपर होने वाली जंगें। अब इससे कनेक्टेड है आज का टॉपिक, और ये हम बात कर रहे हैं यालोंग ज़ांगबो डैम की। ये डैम चाइना बना रहा है उस पर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये रिवर 3 मुल्कों को कनेक्ट करता है। ये रिवर निकलता है तिब्बत चाइना से, और वहाँ से जहाँ पर इसको यालोंग ज़ांगबो कहते हैं, वहाँ से होता होता ये नीचे आता है और इसको इंडिया में एंटर होता है। इंडिया में इसको सियांग कहते हैं, वहाँ से आसाम में जाते हैं जहाँ इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जब ये जाता है तो इसको जमुना रिवर कहते हैं। अब ये 3 ममालिक को कनेक्ट कर रहा है, और तीनों जो है वो साउथ एशिया की मोस्ट पॉपुलस नेशंस हैं। और एक मुल्क अगर डैम बनाता है तो क्या बाकी मुल्कों पे इसका इफ़ेक्ट होता है, गिवन द फैक्ट कि तीनों ममालिक जो हैं उनको वाटर की रिसोर्सेज भी चाहिए, और इंडिया और बांग्लादेश को स्पेशली क्योंकि वो एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, वहाँ पे ज़राअत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पानी की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए उनको फुल फ्लो ऑफ वाटर चाहिए। तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया भी उस पर बहुत परेशान है। ऑल्दो कि इंडिया ने अपर सियांग डैम की बात की हुई, लेकिन अपर सियांग डैम ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बहुत देर से बनने वाला है। यानी अगर यालोंग ज़ांगबो की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट 2030 में कंप्लीट हो जाएगा, और ये $170 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और ऑल्दो कि इसकी वजह से इंडिया बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है और बांग्लादेश बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर दे कैन नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स आती हैं। अब जियो पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो वो जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क की। तो चाइना का पूरा कंट्रोल है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, क्योंकि वो अपर रीच में है ना, तिब्बत के पास है। और उसके बाद नीचे जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो मिडल रिपेरियन स्टेट है, यानी उसका कुछ तो कंट्रोल हो सकता है इस रिवर के ऊपर जिसको माइटी ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, लेकिन वो चाइना को रोक नहीं सकता उस पर डैम बनाने में या वाटर के फ्लो को रोकने में, या इवन अगर मानसून है तो वाटर के फुल फ्लो को खोलने में वो कभी भी रोक नहीं सकेगा। और जहाँ तक बात आती है बांग्लादेश की, जब ये बांग्लादेश में आता है तो वो लोअर रिपेरियन स्टेट बांग्लादेश को कहा जाता है। तो बांग्लादेश इज़ अ हेल्पलेस, और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है कि अपर स्ट्रीम में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर, और इवेंचुअली ये जो वाटर है ये गिर जाता है आकर बे ऑफ बंगाल में। तो जहाँ तक इस माइटी ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारे डैम्स बना चुके हैं, ऐसा नहीं है इस पर कभी डैम्स बने नहीं हैं। लेकिन ये इतना माइटी प्रोजेक्ट है यालोंग ज़ांगबो का, जो कि परेशानी का बायस है इंडिया के लिए भी। अब इसमें अराउंड 100 मिलियन पीपल और इफ़ेक्ट होंगे, और 3 कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ये कहता है कि इससे हमारा वाटर फ्लो जो है ना वो ऑलमोस्ट 1/3 डाइवर्ट हो जाता है, यानी तीसरा हिस्सा जो पानी का है वो इंडिया तक नहीं पहुंचेगा इस डैम को बनने के बाद। और इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जब कभी ऐसा सीज़न आएगा जिसको हम ड्राई सीज़न कहते हैं, या ऐसा मौसम जिसमें बारिशें नहीं हो रही हैं, तो उसमें 85% वाटर यानी 85% वाटर की रिडक्शन हो जाएगी इंडिया में आते हुए, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, उसके इंडस्ट्री के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए बहुत परेशानी का बायस है। अब चाइना तो कहता है कि ये एक ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, इससे हम और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ये कहता है कि भाई गारंटी कौन देगा कि अगर मानसून सीज़न आ रहा है और आपने पानी पूरा खोल दिया तो हम कहाँ से उसको कंट्रोल करेंगे, या अगर खुश्क साली है और हमें पानी ज़्यादा चाहिए तो आपके डैम बनाने से पानी तो कम हो जाएगा। कहीं कहीं ये बात आपको ऐसी सुनी सुनी सी लगती है कि यही कोई परेशानी के वजह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी तो है ना। हम भी तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर यही बात करते हैं जिसको इंडिया कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। सो इट्स समहाउ हम कहते हैं कि मुल्क चाहे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनको कनेक्ट रखती हैं, जिसमें जो दरिया हैं दे आर वन ऑफ देम, क्योंकि दरिया के फ़्लो जो है वो रिवर्स का फ़्लो जो है उसको वो तो नेशंस की डिवीज़न को नहीं जानता ना।
अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी इस माइटी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बनाना चाह रहा है, लेकिन उसका डैम का प्रोजेक्ट जो है वो 2030 से भी आगे 1 डेकेड कम अज़ कम उसको अनदर 10 इयर्स लगेंगे उसको बनने में। और ऑल्दो के को वो अपर सियांग मल्टीपर्पज़ डैम कहता है, अरुणाचल प्रदेश में वो बना रहे हैं। लेकिन इसमें 2 बड़ी बातें, एक बात तो ये है कि ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ऑल्दो के बहुत अच्छी है, 14 बिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन एक तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो कभी भी राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 विलेजेस हैं और 10,000 पीपल हैं। तो एक तो उनको डिस्प्लेस किया जाएगा और ओवरऑल 1 लाख के करीब लोग जो है वो इफेक्टिव पार्टी होंगे इसकी। और यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ज़राअत है, सिट्रस फ्रूट यहाँ पे उगाया जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल अवाम है, वो कभी भी इलाके खाली नहीं करेंगे। स्पेशली यहाँ पे एक आदी कम्युनिटी है जो कि बहुत वायलेंट है। उन्होंने पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट भी किए, पुलिस स्टेशन के ऊपर भी अटैक किया, उन्होंने जो टीम सर्वे के लिए आ रही थी उनके ऊपर भी अटैक्स किए। और रीज़न क्या थी कि डैम्स नहीं हम बनाने देंगे, ये डैम नहीं यहाँ बनेगा। तो ये जो डैम है अपर सियांग डैम, ये इसकी कंप्लीशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इससे पहले भी ऐसा हो चुका है इंडिया में। इंडिया की ना हिस्ट्री है एक, जिसमें वो डैम जब बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोकल उनकी जो रेजिडेंट हैं, वहाँ के अवामी लोग हैं जो रहने वाले, वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। नर्मदा बाचू का उसमें डैम्स की बात है, तहरी की बात है। तो इन सब के अंदर, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सालों और साल, मतलब सोचें कि डेकेड्स लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है वो राज़ी नहीं थे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि चाइना इसको किस तरह से लेता है, तो चाइना ये कहता है कि हम सिर्फ इसके ऊपर, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है और हम आपके साथ एक प्रॉपर MOU साइन करेंगे विद इंडिया, और हम आपको बताते रहेंगे कि पानी का फ़्लो किस तरह से आ रहा है। अगर मानसून सीज़न है तब भी हम आपको बताएंगे, और अगर ड्राई सीज़न आ रहा है तब भी हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इससे पहले भी इन्होंने एक MOU साइन ब्रह्मपुत्रा पे किया हुआ है, 2002 में किया था, जिसमें चाइना जो था वो हमेशा इंडिया को इन्फॉर्म कर देता था जो भी वाटर की सिचुएशन होती थी, पानी का बहाव होता था ब्रह्मपुत्र के में तिब्बत से स्टार्ट होते हुए। तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस डैम बनने के बाद पानी बहुत अफेक्ट होगा। कोई ऐसी सिमिलर कंडीशन पानी की जो है हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी, उसमें भी स्पेशली बयानुल मरसूस के बाद ट्रीटी को हॉल्ट पर ले जाना और ये बात करना कि हम ट्रीटी को ओबे नहीं करेंगे, ये एक इंटरनेशनल क्राइम भी है और ये इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर है। और समहाउ आप देखें कि स्टेट्स सब जब इंटरकनेक्टेड हैं तो वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। और अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हो तो इंडस वाटर ट्रीटी में भी पाकिस्तान को यही प्रॉब्लम है, ये परेशानी है कि हमारे यहाँ जब पानी का फ़्लो ठीक नहीं होगा तो हम बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री किस तरह से सर्वाइव करेंगे। और यही प्रॉब्लम यालोंग ज़ांगबो डैम बनने से जब पानी का फ़्लो कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम इंडिया को भी होगा। सो कहीं ना कहीं ये वाटर की जो डिस्कशन है ना, ये कनेक्टेड है और स्टेट्स की इस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम लास्ट अपने इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पर आते हैं, तो वो ये है कि ये जहाँ पर ये दोनों मुल्क चाइना और इंडिया डैम बनाने की, अपने अपने डैम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यालोंग ज़ांगबो डैम है या वो अपर सियांग डैम है इंडिया का, तो ये जो रीजन है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश का, ये बहुत ज़्यादा वो है सिस्मिक जोन है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग भी होती है, यहाँ पे ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी होते हैं। अब उसकी वजह से डैम्स के कोलैप्स होने का ख़तरा है। तो दोनों मुल्क अपने अपने से वाटर को सिक्योर करने के लिए डैम्स तो बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये इट्स गोइंग टू बी डिवास्टेटिव, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग या डैम वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो, क्योंकि आसपास में रहने वाले जो लोकल पॉपुलेशन है वो इफेक्टिव पार्टी होगी। ठीक है, फिर हम इसको इन्वायरमेंट्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डैम्स बनाना। और क्योंकि इसमें बहुत सारी लोकल पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस होती है, इसमें फॉरेस्ट बहुत सारे इसमें सबमर्ज होते हैं,
कल्चरल कम्युनिटीज़ अफेक्ट होती हैं। सो इट्स सम हाउ, ऑल्दो आप इसको सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी तो कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यही हमारा क्वेश्चन एंड में आता है, हमें ऐसा लगता है कि क्या हम जो डैम्स बनाते हैं, क्या ये डैम्स हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्रोग्रेस के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हम इवेंचुअली अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, हम लोकल कम्युनिटीज़, कल्चरल एफिलिएशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, फॉरेस्ट सबमर्ज होते हैं इसमें। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंसानियत जो है उसके ऊपर, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये एक बहुत इट्स अ काइंड ऑफ कि वो सोचने पर उनको मजबूर कर देता है कि फिर हम डैम्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे इकोसिस्टम इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसको हम यूजुअली हम इसको पैराडॉक्स का नाम देते हैं कि एक इट्स अ ह्यूज पैराडॉक्स। थैंक यू।